नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस्पायर एजुकेशन में। आज से हम जो है अकाउंटिंग क्लास 12th की जो अकाउंटिंग सब्जेक्ट है उसका वीडियो क्लास शुरू करने जा रहे हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि डेली आप लोगों को एक वीडियो मिले और जल्द से जल्द जो है आप लोग का ये अकाउंटिंग का जो चैप्टर है और अकाउंटिंग का जो पूरा बुक है इसको मैं ख़त्म करूँगा, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा मिले। देखिए, आपके पास कोई भी बुक हो, चाहे वो डीके गोयल की हो, चाहे आपके पास किसी और राइटर की बुक हो, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बनते हैं, सीबीएसई के क्लास 12th के एग्ज़ाम में बनते हैं, वो एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं। तो हम यहाँ पर एनसीईआरटी से क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे और एनसीईआरटी बुक को मैंने आपके सामने रखा हुआ है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी बुक है तो आप उससे एकदम चिंतित ना हो, घबराएं नहीं। और जो भी आपके पास बुक है आप उसको अपने पास रखिए, उसको पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं जब आपको कोई चीज़ें बता रहा हूँगा तो आप उसको अच्छे से सुनिएगा, नोट कीजिएगा और अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा। आगे जब आपको पूरा वीडियो देख लेंगे उसके बाद आप अपने बुक को उठा के पढ़िएगा तो आपको चीज़ें एकदम सेम मिलेंगी, दोनों के कंटेंट सेम है। कोई भी बुक हो, सारी बुक में एक ही चीज़ें हैं। अकाउंटिंग के अगर हम लोग कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें कंटेंट सेम मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। बस होता क्या है कि कुछ चीज़ें आगे कुछ चीज़ें पीछे होती हैं, तो उसमें आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं। तो चलिए हम लोग जो है अकाउंटिंग का क्लास 12th का शुरू करते हैं। और सबसे पहले चैप्टर जो हम लोग को पढ़ना है वो है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में मोस्टली हमारे पास 4 चैप्टर होते हैं, जिसमें हम लोग फंडामेंटल अकाउंटिंग पढ़ते हैं, जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। उसके बाद आपका एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप है, फिर रिटायरमेंट है पार्टनरशिप का, डेथ या रिटायरमेंट, और फिर लास्ट चैप्टर होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो ये 4 चैप्टर हमको पढ़ने पड़ते हैं। इसी में हम लोग को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वगैरह भी पढ़ना है। वो सब हम लोग धीरे धीरे आगे का चल के वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो हमारा पहला चैप्टर होगा, जो कि हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप और बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले ये समझने का प्रयास करेंगे कि अकाउंटिंग जो हम लोग पार्टनरशिप का करते हैं उससे पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि पार्टनरशिप क्या होता है। तो अगर हम लोग पार्टनरशिप की बात करें तो सिंपली अगर हम आपको एक बात बताएं तो आपने 11th में जो है अकाउंटिंग पढ़ा होगा, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको 11th की अकाउंटिंग ठीक ठाक आती ही होगी। तो अगर आपने 11th में अकाउंटिंग पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो अकाउंटिंग है वो सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में बात करता है। वहाँ पर जितने भी हम लोग अकाउंटिंग में जो भी चीज़ें सीखे हैं वो सब सोल प्रोप्राइटर के बारे में ज़्यादा बात करता है। तो बस उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए क्लास 12th में हमारे पास यहाँ पे पार्टनरशिप बढ़ा दिया गया। अब सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? सोल प्रोप्राइटर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा फॉर्म है जहाँ पर एक ही व्यक्ति कंपनी नहीं, बिजनेस का ऑनर भी होता है, बिजनेस का एम्प्लॉय भी होता है, बिजनेस का सारा प्रॉफिट वही लेता है, बिजनेस के सारे लॉस भी वही बियर करता है। तो ऐसा जो बिज़नेस का फॉर्म होता है वो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। लेकिन मान लीजिए किसी पर्सन को अगर अपने बिज़नेस को बढ़ाना हो, वो चाहता हो कि उसका बिज़नेस थोड़ा और बढ़े, उसका प्रॉफिट और ज़्यादा हो, तो इसके लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहली चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कैपिटल, यानी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहला चीज़ तो हमें बिज़नेस बढ़ाने के लिए कैपिटल की आवश्यकता होगी। और दूसरा चीज़, अगर बिज़नेस बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है रिस्क भी बढ़ेगा। तो रिस्क बढ़ेगा तो रिस्क को बेयर करने के लिए कई लोग होने चाहिए ना। अगर एक आदमी को रिस्क ज़्यादा हो जाएगा तो फिर उसका लॉस ज़्यादा हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, रिस्क को अलग अलग लोगों पर बांट देगा। अब बांटेगा किसके ऊपर? तो जाहिर सी बात है कि उसके साथ जो मिलकर बिजनेस करेंगे वही उसके बिजनेस के लॉस और प्रॉफिट को शेयर करेंगे। तो यहीं से बन गया हमारा पार्टनरशिप। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो जैसे मान लीजिए कि आप एक कोई भी हैं XYZ और आपके कोई फ्रेंड है, आपके दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो हम दोनों लोग मिलकर एक बिज़नेस करते हैं। और आपके दोस्त ने कहा कि भाई मेरे पास कैपिटल तो है थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत पैसा है उसके पास और थोड़ा बहुत पैसा आपके पास है, और आप दोनों ने मिल के थोड़ा पैसा आपने लगा दिया और कुछ पैसा आपके मित्र ने लगा दिया। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि 50,000 आपने लगा दिया, 50,000 आपके फ्रेंड ने लगा दिया। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए की पूंजी
आप और आपके दोस्त ने लगा दिया और 1 लाख रुपए से बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर इस बिज़नेस में 2 लोग हैं, एक आप हैं और एक आपके फ्रेंड हैं। तो ये दोनों लोग मिलकर बिज़नेस करेंगे और इसको हम लोग बोलेंगे पार्टनरशिप। क्यों बोलेंगे पार्टनरशिप? क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक लोग हैं जो बिज़नेस मिलकर कर रहे हैं। ठीक, तो पार्टनरशिप यही कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर किसी बिज़नेस को चलाते हैं और उस बिज़नेस के प्रॉफिट को आपस में शेयर करते हैं तो उसको हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। अब यहाँ पर ये बिज़नेस आप दोनों मिलकर भी चला सकते हैं या आप दोनों में से कोई एक ही बिज़नेस को चलाए। एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए आपका दोस्त कहीं जॉब करता है या कहीं बाहर रहता है, लेकिन उसके पास पैसा है, उसने आपको पैसा दे दिया कि लो भाई तुम बिज़नेस करो, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है कि वो आपके साथ बिज़नेस कर पाए। ऐसे में क्या होगा कि वो तो पैसा लगा दिया है, पार्टनर भी बन गया, लेकिन बिज़नेस में एक्टिव होकर काम नहीं कर पा रहा है। ऐसे में सारे काम आपको अकेले करने पड़ रहे हैं। तो ये भी पार्टनरशिप का ही एक फॉर्म है, क्योंकि उसने कैपिटल तो लगा दिया लेकिन एक्टिव नहीं हो पाया, तो उस बिज़नेस को आप चलाएंगे। तो यही डेफिनेशन भी पार्टनरशिप का कहता है कि जो पैसा, जो पूंजी लगाकर बिज़नेस कर रहे हैं, उस बिज़नेस को आप दोनों मिलकर चलाएं, यानी सारे पार्टनर मिलकर चलाएं, या आप में से कोई एक पार्टनर अकेले उस बिज़नेस को चलाए, तब भी वो पार्टनरशिप ही कहलाएगा। तो आप लोगों को ये बात समझ में आई? अभी हम लोग थोड़ा सा इसको डेफिनेशन में और क्लियर समझेंगे। अब अगर हम लोग बात करें कि पार्टनरशिप चल रहा है, तो पार्टनरशिप को चलाने के लिए, पार्टनरशिप बिजनेस को गवर्न करने के लिए हमारे देश में कोई कानून है? तो हमारे देश में एक कानून है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है पार्टनरशिप पर अप्लाई होता है। देखिए, जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, ये एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से निकल के बनाया गया है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कई पार्ट थे, उनको अलग अलग तोड़कर अलग अलग जो है कानून बनाया गया है। उनमें से एक कानून है पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। तो ये जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, ये क्या करता है? ये हमारे देश में पार्टनरशिप के बिजनेस को गवर्न करता है। अब कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं आपको धीरे धीरे आगे चल के बताऊंगा। चलिए, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन वगैरह देख लें। तो देखिए, जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उसका सेक्शन 4 कहता है कि रिलेशन बिटवीन पर्सन, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड to share the profit of a business can carried by all or any of them acting for all। अब देखिए इसका क्या मतलब है कि रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, यहाँ पे देखिए पर्सन नहीं बोला, पर्सन्स। पर्सन्स मतलब जहाँ पर 2 या 2 से अधिक लोग होंगे तो वहाँ पर पर्सन्स हम लोग बोलते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक लोग के बीच में कोई संबंध हो, कोई समझौता हो, किस बात का समझौता? समझौता इस बात का हो कि वो बिज़नेस के प्रॉफिट को आपस में बांटेंगे। अब देखिए, कई बार बच्चे जो एग्ज़ाम में गलती कर जाते हैं और डेफिनेशन लिखते वक्त वहाँ पर प्रॉफिट और लॉस दोनों शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि डेफिनेशन में केवल प्रॉफिट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आप देखिए, यहाँ पे कहीं लॉस ऑफ द बिज़नेस नहीं लिखा गया है। आप देख सकते हैं इसमें कहीं भी प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिज़नेस शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो आप भी जब कभी भी एग्ज़ाम में लिखिएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस शब्द मत लिखिएगा, केवल प्रॉफिट शब्द का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि हमारे डेफिनेशन में केवल प्रॉफिट को बांटने की ही बात किया गया है। वैसे एक्चुअल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में लॉस को भी शेयर करते हैं पार्टनर्स, लेकिन डेफिनेशन में लॉस शब्द का जिक्र नहीं किया गया है। तो देखिए, कह रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी जो बिजनेस के प्रॉफिट हैं उनको वो सभी आपस में बांटेंगे
किस रेशियो में बांटेंगे? जिस रेशियो में वो सहमत होंगे, आपस में जिस रेशियो में उन्होंने समझौता किया होगा उस रेशियो में वो प्रॉफिट को बांटेंगे। और जो उस बिज़नेस को या तो वो सभी पार्टनर मिलकर चलाएंगे या उनमें से किसी एक के द्वारा उस बिज़नेस को चलाया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि एक्टिंग फॉर ऑल। एक्टिंग फॉर ऑल मतलब ऐसा पर्सन जो सभी लोगों के लिए काम करे। ठीक, तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आया? इस डेफिनेशन को याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एग्ज़ाम में अगर आपको पूछा जाता है तो आप इस सेक्शन 4 का जिक्र करते हुए पूरा इस डेफिनेशन को लिखिएगा, और जब आप इस सेक्शन को लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा इसी तरह से लिखना होगा जैसे यहाँ पर वर्डिंग दी गई है। चलिए थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हुए हैं। तो अब अगर हम लोग बात करें तो जो पार्टनर बिजनेस में इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग इंडिविजुअली पार्टनर कहते हैं, जबकि कलेक्टिवली उसको हम लोग फर्म कहते हैं। यानी जब जैसे मान लीजिए कि आप और आपके दोस्त मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो आप दोनों लोग इंडिविजुअल रूप से अलग अलग पार्टनर्स कहलाएंगे, लेकिन अगर सामूहिक रूप से कहा जाए तो आप लोग फर्म कहलाएंगे। और जो पार्टनरशिप में जो बिज़नेस होता है उस बिज़नेस को भी हम लोग फर्म कहते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि जैसे मैसर्स राम एंड श्याम सन्स, मैसर्स दिनेश एंड रमेश सन्स, है ना। तो इस तरह से आपने बिजनेस के कई सारे नाम देखे होंगे। तो ये दिखाता है जो पार्टनरशिप फर्म का एक रूप है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। अब अगर हम लोग बात करें इसमें कुछ फीचर्स की, तो फीचर्स इसमें हम लोग को देखिए क्या क्या देखने को मिलता है। अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन से ही हमारा फीचर निकल के आ जाएगा। जैसे सबसे पहला फीचर है 2 और मोर पर्सन, यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना। जैसे मैंने पहले भी कहा कि पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोग होने चाहिए और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब अगर ज़्यादा हो सकते हैं तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जो मैक्सिमम पर्सन हो सकते हैं वो बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, जबकि जनरल बिजनेस में मैक्सिमम 20% पार्टनर्स हो सकते हैं। इसमें कुछ संशोधन भी किया गया है। जो हमारा 2013 का कंपनी एक्ट है उसमें कुछ बताया गया है कि मैक्सिमम जो नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो अब 100 हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। इसका जो सेकेंड पार्ट है इसमें दिया हुआ है एग्रीमेंट। अब जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में एक समझौता होता है। जैसे आप और आपके दोस्त हैं तो आप दोनों ने अगर पैसा लगाया, बिजनेस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप आपस में आप दोनों ने एक समझौता किया होगा। अब ये जो समझौता है इसको हम लोग इंग्लिश में एग्रीमेंट बोलते हैं। ये एग्रीमेंट 2 तरह का हो सकता है, या तो ओरल एग्रीमेंट हो या रिटेन एग्रीमेंट हो। ओरल एग्रीमेंट का मतलब ऐसा एग्रीमेंट जो लिखित रूप में ना हो, जो मौखिक रूप से एक दूसरे से सहमति दे दी जाए। जैसे मान लीजिए आप और आपके दोस्त हैं तो आप दोनों लोग में अच्छी बॉन्डिंग है, तो आप दोनों ने रिटर्न एग्रीमेंट कोई नहीं किया, बस आपने बोल दिया कि यार जो प्रॉफिट होगा वो आधा आधा बांट लिया जाएगा। तो ये एक तरह का मौखिक जो है एग्रीमेंट कहलाता है, ओरल एग्रीमेंट कहलाता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप किसी ऐसे पर्सन के साथ कर रहे हैं जिसको आप अच्छे से नहीं जानते, या मान लीजिए जान भी रहे हैं तो बाद में आपको ऐसा लग रहा हो कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई डिस्प्यूट ना हो, इसके लिए आप क्या करते हैं, एक रिटन एग्रीमेंट तैयार कर लेते हैं जिसमें सारी बातें, टर्म्स एंड कंडीशन लिख दी जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिटन एग्रीमेंट। इस रिटन एग्रीमेंट में बहुत सारी बातें लिखी होती हैं, जैसे बिज़नेस का नाम, बिज़नेस में कौन कितना पैसा लगा रहा है, प्रॉफिट किस हिसाब से बांटा जाएगा, आगे चल के अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, ये सारी बातें उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखी होती हैं। और इसी पार्टनरशिप एग्रीमेंट को हम लोग पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। अभी आगे हम लोग पार्टनरशिप डीड के बारे में भी बात करेंगे। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो देखिए तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया है कि बिज़नेस। अब बिज़नेस जो है वो बिज़नेस सबके द्वारा चलाया जाएगा या किसी एक के द्वारा चलाया जाएगा, जैसा मैंने पहले भी बताया। अब ये बिज़नेस जो है अगर एक पर्सन चला रहा है तो भी वो पार्टनरशिप ही कहलाएगा, अगर लेकिन वो एक पर्सन सबके लिए काम करेगा तब पार्टनरशिप होगा। और या तो सभी पार्टनर मिलकर काम करें
ठीक, तो भी ये पार्टनरशिप कहलाएगा। अब इनका मोटिव क्या है? मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। भाई अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का मोटिव ही है प्रॉफिट अर्न करना। चलिए अगली बात करते हैं हम लोग, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी मतलब क्या होता है? म्यूचुअल एजेंसी मतलब होता है एक दूसरे के लिए काम करना। जैसे कि अगर 2 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं या 4 पार्टनर हैं, तो सब एक दूसरे के लिए काम करेंगे। और म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि जब एक पर्सन काम करता है तो दूसरा पर्सन उसका एजेंट हो जाता है, यानी एक पर्सन प्रिंसिपल, दूसरा पर्सन एजेंट हो गया। ठीक, जैसे एग्जांपल लीजिए कि आप और आपके दोस्त थे, तो जब आप काम कर रहे हैं तो आप प्रिंसिपल हो गए और आपका दोस्त एजेंट हो गया। ठीक, फिर इसी तरह जब आपका दोस्त काम करेगा तो वो एजेंट हो जाएगा, वो प्रिंसिपल हो जाएगा, आप एजेंट हो जाएंगे। मतलब इसी तरह का जो रिलेशन होता है इसको हम लोग म्यूचुअल एजेंसी कहते हैं। चलिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मैंने बता ही दिया कि इनका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना और प्रॉफिट को बांटना, यही तो है, यही इनका जो है मोटिव है बिजनेस का। इसीलिए तो पार्टनरशिप किया जाता है, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। और प्रॉफिट कमाएंगे तो भाई अगर 2 लोग 3 लोग मिलकर पैसा लगाए हैं तो सबका ही उस प्रॉफिट में शेयर है और सभी लोग उस प्रॉफिट को शेयर करेंगे। चलिए अब देखिए लास्ट पॉइंट है लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप की अगर बात करें तो यहाँ पर जो पार्टनरशिप होता है इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, यानी अगर किसी पार्टनर को लॉस हो गया या हमारे पार्टनरशिप को लॉस हो गया तो हमें अपना घर भी बेचकर उस थर्ड पर्सन का पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हमने लोन लेकर बिजनेस कर रहे हैं हम, तो अगर मान लीजिए लॉस हो गया तो फिर हमें अपने घर बेचकर पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। ये होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी, और पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी देखने को मिलता है। जैसे जिस तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, उसी तरह पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। इसका मतलब ये है कि हमें अपने प्राइवेट एसेट्स को भी सेल करना पड़ेगा पेमेंट करने के लिए, थर्ड पर्सन का पेमेंट करने के लिए। लेकिन अभी 2013 में जो कंपनी एक्ट 2013 आया है, नया वाला कंपनी एक्ट, उसमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात की गई है, जिसको हम लोग शॉर्ट में LLP बोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। उसमें क्या किया गया है कि ये जो पार्टनरशिप की लायबिलिटी है उसको लिमिटेड कर दी गई है, लेकिन ये एक अलग टाइप की पार्टनरशिप होती है। ये जो पार्टनरशिप हम लोग पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा डिफरेंट होता है, उसमें अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। ठीक, तो वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक नया तरीका आ गया है जिसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी। लिमिटेड उतना ही होगा जितना उन्होंने पूंजी लगाया है। जैसे मान लीजिए अगर आपने 50,000 का कैपिटल लगाया तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा लॉस 50,000 तक का ही हो सकता है। ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की एक खूबी है। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, इस पार्टनरशिप में हम लोग को अनलिमिटेड लायबिलिटी देखने को मिलता है। तो इतनी बात आपको अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह से डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। चलिए, और एक फ़ायदा इस वीडियो का ये भी है कि अगर मान लीजिए आप TGT PGT का तैयारी कर रहे हैं कॉमर्स सब्जेक्ट से, तो भी आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद है। अगर आगामी जो आने वाला परीक्षा B.Ed एग्ज़ाम है उसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस B.Ed के एग्ज़ाम में भी आपको ये हेल्पफुल होगा। और अगर आप क्लास 12th में कॉमर्स सब्जेक्ट लिए हुए हैं तब तो आपके लिए ये जो है वीडियो एकदम रामबाण का काम करेगा। तो हमारे वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, जैसा मैंने बताया कि पार्टनरशिप डीड, तो अभी हम लोग ऊपर बात किए थे पार्टनरशिप डीड, जो रिटेन एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। लेकिन वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए इस पार्टनरशिप डीड को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको बेसिक पार्टनरशिप समझ में आया है और आपको लगा है कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो फिर आप अगले वीडियो हमारा ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैं पार्टनरशिप डीड और आगे की चीज़ों को डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।